तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर का जो कल का वीडियो था उसमें हमने डिटेल्स में पढ़े थे कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं, सेल डिवीज़न क्या है। और उसके बाद जो सेल का दो स्टेजेस आता है, एक है इंटरफेज एंड दूसरा है माइटोटिक फेज और एम फेज। उसके बारे में भी जाने थे। और जो इंटरफेज है उसमें डिटेल्स हमने स्टडी किए थे। इंटरफेज में जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज आता है उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी कर रहे थे। उसके बाद सेल साइकिल को कौन रेगुलेशन करता है, सेल साइकिल का रेगुलेशन क्या होता है उसके बारे में जानने थे। उसके बाद G0 फेज और जो क्विसेंट फेज है उसके बारे में भी जाने थे। उसके बाद ये जो माइटोटिक सेल डिवीज़न है ये कहाँ कहाँ पर देखा जाता है उसके बारे में हमने डिटेल्स जाने थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो 2 स्टेजेस हमने सेल में देखे थे, एक है इंटरफेज और दूसरा था एम फेज। जो एम फेज को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होता है। कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 100 फेजेस में डिवाइडेड होता है, जैसे कि हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, आनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज को भी ये जो 4 फेजेस है वो सीक्वेंस में आता है। प्रोफेज को भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक है अर्ली प्रोफेज एंड दूसरा है लेट प्रोफेज। ये जो प्रोफेज है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है अर्ली प्रोफेज एंड दूसरा है लेट प्रोफेज। तो पहले हम अर्ली प्रोफेज के बारे में जानेंगे। ये जो अर्ली प्रोफेज का स्टेज है, ये जो अर्ली प्रोफेज का स्टेज है ये हो गया सेल, और सेल के बीचों बीच में कौन है, ये हो गया न्यूक्लियस। जो अर्ली प्रोफेज स्टेज है उस स्टेज में जो हमारा क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम ऐसे ही पड़े रहते हैं। हमने इंटरफेज के बारे में पढ़े थे। इंटरफेज में जो 3 स्टेजेस था, जो एस फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज था। G2 फेजेस तक बहुत सारे चीज़ें जो है वो सिंथेसाइज्ड हो गए थे सेल में। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोजोम है 2 क्रोमाटिड वाला क्रोमोजोम है, ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसे टच कर रहा है। इसका जो एंड पॉइंट है, क्रोमोजोम का जो एंड पॉइंट है, द एंड पॉइंट ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट। द एंड पॉइंट ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये जो क्रोमोजोम का एंड पॉइंट है ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उससे अटैच होके रहता है। और ये जो है ये बिल्कुल एक बॉल, जो बंडल ऑफ वूल के जैसा दिखता है, बॉल ऑफ वूल के जैसा दिखता है। और उसे ही प्राइम स्टेज भी बोला जाता है। इसे प्राइम स्टेज भी बोला जाता है। और ये तो हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ये सब हो गया। और ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखा जाता है। और क्या चेंजेस देखा जाता है वो अभी हम जानेंगे। यह जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रोजोम है वो इस तरह पड़े रहते हैं। सेंट्रोजोम में 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। और ये जो सेंट्रोजोम है
सेंट्रोजोम की पेरीफेरी में होता है पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट होता है, पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट देखने को मिलता है। और यही जो पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट होता है उसमें ही एस्ट्रल रे निकलते हैं इस तरह। एस्ट्रल रे निकल जाता है, डेवलप हो जाता है इस फेज में। और ये जो क्रोमोसोम है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम, ये जो सेंट्रोजोम है उसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। और यही जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम और ये जो एस्ट्रल रे है, सेंट्रोजोम प्लस एस्ट्रल रे, यही मिलकर उसे बोला जाता है एस्टर बोला जाता है। ये एक सेंट्रोजोम हो गया और ये एक सेंट्रोजोम हो गया, और उसे जो एस्ट्रल रे है और ये जो सेंट्रोजोम है उसे मिलाकर एस्टर बोला जाता है। एंड ये जो पेयर ऑफ एस्टर है उसे माइटोटिक apparatus भी बोला जाता है। ये एक एस्टर और ये एक एस्टर, ये जो पेयर ऑफ एस्टर है यही पेयर ऑफ एस्टर को माइटोटिक apparatus बोला जाता है। माइटोटिक apparatus बोला जाता है। ये एक पेयर ऑफ एस्टर हो गया और ये एक पेयर ऑफ एस्टर हो गया। ये दोनों जो पेयर ऑफ एस्टर दिखने को मिलते हैं उसे माइटोटिक apparatus बोला जाता है। और एक ही सेल में दो एस्टर देखा जाता है। ये जो अर्ली फेज है उसमें कौन क्या क्या हो रहा है फाइनली हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो उसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो ये क्रोमोसोम है वो जो अर्ली प्रोफेज के पहले ये क्या था ना, एक धागे की तरह बस पड़ा रहता था। जो क्रोमोसोम G2 फेज में जो दुगना हो जाता है, उसका जो क्रोमाटिड दुगना हो जाता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और जो अर्ली प्रोफेज है उसमें बहुत सारे चेंजेस होता है। ये धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंस मतलब जो क्रोमोसोम का सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा एक होता है कि उसमें माइटोटिक apparatus फॉर्मेशन हो जाता है। ये अर्ली प्रोफेज में ही होता है। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट तो यही होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम स्टार्ट। एंड दूसरा ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus, माइटोटिक apparatus फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके बाद हम लेट प्रोफेज के बारे में जानते हैं। लेट प्रोफेज में यही होता है कि जो हमने जो देखे थे जो माइटोटिक apparatus अर्ली प्रोफेज में था वो धीरे धीरे करके जो सेल की जो पोल्स है, पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं लेट प्रोफेज में। जो सेंट्रियोल होता है और जिसको हमने एस्टर बोला और माइटोटिक apparatus भी बोला,
वो धीरे धीरे करके जो माइटोटिक जो अपोजिट पोल्स है उसमें पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। जो आस्टर और माइटोटिक apparatus, ये धीरे धीरे करके अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं। और ये जो माइटोटिक apparatus होता है उसमें धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर निकलता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि स्पिंडल फाइबर आर फॉर्मेड, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्मेड। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अर्ली प्रोफेज था उसमें न्यूक्लियस था, और ये जो लेट प्रोफेज है उसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सारे की सारे डिसअपियर हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो सारे की सारे डिसअपियर हो जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है यहीं पड़ा रहता है। क्रोमोसोम ऐसे पड़ा रहता है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और डिसअपियर। कुछ लाइंस जो एनसीईआरटी का है वो भी रीड कर लेते हैं। ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस कम्स आफ्टर द G2 फेज। हमारा जो इंटरफेज कंप्लीट हो रहा था G2 फेज में, उसके बाद जो हमारा माइटोटिक फेज स्टार्ट होता है। और G2 फेज की जस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रोफेज है वो स्टार्ट हो जाता है। और यही जो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज भी है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो फर्स्ट जो प्रोफेज स्टार्ट होगा तो ये जो क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल ढीले पड़े थे, वो धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। The chromosome material become untangled during the process of chromatin condensation, and untangled means जो सुलझ जाएगा। जो क्रोमोसोम जो बिखरे हुए पड़े थे वो धीरे धीरे सुलझना स्टार्ट हो जाएगा। and the centrosome undergone duplication during the S phase of interphase। जो सेंट्रोजोम है वो उसका एस फेज में, इंटरफेज में जो एस फेज है उसमें डुप्लीकेशन हो जाता है। और भी जानते हैं कि जी क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम क्रोमाटिड मटेरियल है वो कंडेंस होके माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है। एंड क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमाटिड। ये जो हम पहले जो डायग्राम में दिखे थे ऐसे करके जो हमारा क्रोमोसोम था वो 2 बाजू वाला था। ये एक क्रोमाटिड एंड ये एक क्रोमाटिड 2 क्रोमाटिड वाला था। और बीच में ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की ठीक इस साइड में होता है एक प्रोटीनेशियस डिस्क जिसको काइनेटोफोर बोला जाता है। दोनों साइड में होता है, इसको काइनेटोफोर बोला जाता है।
The centrosome, which had undergone duplication during the interphase, begins to make towards opposite poles of the cell. ये जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम ये क्या करता है कि प्रोफेज में ही वो सारे के सारे जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक बल्क बॉडी, ये सारे के सारे चीज़ें क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। और यही सेंट्रोजोम और माइटोटिक एपरेटस क्या होता है ना, दोनों अपोजिट पोल्स में रीच कर जाते हैं। अपोजिट पोल्स के पोल्स चले जाते हैं और ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूबुल कॉल्ड आस्टर। हमने आस्टर के बारे में पहले पढ़ लिया। ये जो सेंट्रोजोम है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल और जो आस्ट्रल रे है, इसको मिला के ही आस्टर बोलते हैं और यही पेयर ऑफ आस्टर को माइटोटिक एपरेटस बोला जाता है। तो माइटोटिक एपरेटस बारे में बहुत टाइम क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। माइटोटिक एपरेटस क्या है? मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोजोम जो है वो आके जो सेल की बीचों बीच एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाता है और यही जो सेंट्रियोल होता है, जो माइटोटिक एपरेटस होता है, उससे जो स्पिंडल फाइबर निकलता है, ये आके सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर की जो काइनेटोकोर होते हैं, क्रोमोजोम की जो काइनेटोकोर होते हैं, उससे आके जुड़ जाते हैं और उसके बाद यही जो अरेंजमेंट है, जो क्रोमोजोम जो एक लाइन में एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं और उसे मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि इस जो अरेंजमेंट है उसे कांग्रेशन बोलते हैं। तो ये एक सेल है, ये माइटोटिक एपरेटस हो गया और ये जो क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम में ये काइनेटोकोर था, सारे के सारे क्रोमोजोम 2 क्रोमाटिड वाला था और यही से जो स्पिंडल फाइबर निकले थे ये आके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, दोनों साइड से आके अटैच हो जाएंगे। इस तरह अटैच हो जाएंगे और यही जो अरेंजमेंट है, जो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, उसे ही कांग्रेशन बोला जाता है। कांग्रेशन इज द arrangement of chromosome at इक्वेटोरियल प्लेट। और ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसे मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है ना, जो स्पिंडल फाइबर है, और एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, स्पिंडल फाइबर attach themselves to kinetochores और हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेज में ही शुरू होता है और जो अगर हमको पूरे की पूरे जो स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी पूरे डिटेल्स में पढ़ना होगा तो हम ये मेटाफेज में ही पढ़ सकते हैं। वो दिखते हैं प्रोफेज में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरे की पूरे मैक्सिमम कंडेंस हो जाता है मेटाफेजिक फेज में।
एंड अगर हमको पूरे अच्छा स्ट्रक्चर देखना है तो हम इसे मेटाफेज में ही देख सकते हैं। मेटाफेज के बारे में एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase of the mitosis. Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. इसमें क्या होता है कि पूरा जो complete disintegration हो जाता है, प्रोफेज में क्या होता है ना, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, और यही साइन है कि मेटाफेज शुरू होने का साइन है। एंड क्रोमोजोम इस दौरान क्या होता है ना, क्रोमोजोम पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है। The condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. मैंने पहले ही बोला था, अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखना है क्रोमोजोम का तो हम मेटाफेज में ही क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने से जो क्रोमोजोम है पूरे के पूरे सेल में स्प्रेड हो जाता है। बस यही बोला है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लें तो मेटाफेज में कितने स्पिंडल फाइबर दिखा जाएगा। ये डायग्राम है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन सेल का, तो ह्यूमन सेल में टोटल 42 क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। 46 यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ये जो 46 क्रोमोजोम होता है, हर एक क्रोमोजोम के लिए ये देखिए, हर एक क्रोमोजोम के लिए 2 स्पिंडल फाइबर होता है। यहाँ से एक निकल के आता है और इस पोल से एक निकल के आता है, तो हर एक क्रोमोजोम के लिए 2 स्पिंडल फाइबर होता है। तो 46 इंटू 2, तो टोटल क्रोमोजोम हमारा हो गया, मेटाफेज में टोटल क्रोमोजोम हो गया ना, टोटल स्पिंडल फाइबर हो गया 92। तो हम ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोजोम होता है। 46 यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। और अगर कभी भी हमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन सेल में कितनी, मेटाफेज में कितनी स्पिंडल फाइबर दिखने को मिलेगा, तो आंसर यही होगा कि इसे देखिए, इसमें हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट में टोटल 46 क्रोमोजोम लाइन बाय लाइन होगा। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये एक पोल से निकल कर एक पोल यहाँ के अटैच होगा और दूसरे स्पिंडल फाइबर यहाँ के अटैच होगा। और इस तरह हर एक क्रोमोजोम के लिए 2 स्पिंडल फाइबर लगेगा। तो 46 इंटू 2 टोटल हमारा 92 स्पिंडल फाइबर होगा। मेटाफेज के बाद आता है अनाफेज। और ये अनाफेज जो है, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। ये हमने डायग्राम बना लिया है। ये एक पोल है और ये एक पोल है। इसमें जो मेटाफेज में क्या होता था ना, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये आके जो काइनेटोकोर है, जो क्रोमोजोम का काइनेटोकोर है, उसमें अटैच था, इस तरह अटैच था। तो इस तरह आके अटैच था मेटाफेज में। और एनाफेज में यही होगा, जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, इससे स्प्लिट हो जाएगा, ये बीच में से स्प्लिटिंग हो जाएगा। और स्प्लिटिंग होके कुछ इस तरह होगा। मैं डायग्राम में दिखाती हूँ।
ये पोल हो गया, ये हमारा स्पिंडल फाइबर हो गया। और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये हर एक के क्रोमोसोम को दो दो टुकड़े में बांट कर ले जाएंगे। कुछ इस तरह ले जाएंगे। कुछ इस तरह बांट कर ले जाएंगे। और ये जो क्रोमाटिड है ये क्रोमोसोम टूटकर दो हिस्से में, जो डबल क्रोमाटिड वाला था ये एक क्रोमाटिड ले गया और ये एक क्रोमाटिड ले गया। और यही जो क्रोमोसोम का पार्ट है क्रोमाटिड है, यही फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम है। ये क्या होता है ना, एनाफेज में मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, ये जो सेल का जो स्पिंडल फाइबर है ये खींचकर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम को ले आएगा और ये भी 46 क्रोमोसोम को खींच कर ले आएगा। ये सब क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, आधा आधा भाग यहाँ पर आ जाएगा। और उसका जो यहाँ पर क्या होगा, इस पोल में हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। और ये जो दूसरा पोल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम विथ 46 क्रोमाटिड ही होगा, क्रोमाटिड। और यहाँ पर भी 46 क्रोमाटिड होगा। ठीक है, तो उसका जो डीएनए कंटेंट था, हमने पहले बोला था कि जो 40 डीएनए कंटेंट 40 पिकोग्राम था, यहाँ पर 20 पिकोग्राम हो जाएगा। डीएनए कंटेंट 20 पिकोग्राम हो जाएगा, मतलब कि दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी डीएनए कंटेंट 20 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा। जो क्रोमोसोम है वो उसका जो सेंट्रोमियर है उसे स्प्लिटिंग हो जाएगा और क्रोमाटिड मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। क्रोमाटिड क्या करेगा, दोनों ऑपोजिट पोल को मूव्स कर जाएगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट, क्रोमाटिड भी सेपरेट हो जाएगा। क्रोमाटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल। ठीक है, यही लाइन ही लिखे हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। और आप एक बात देख रहे हैं, जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाए थे एनाफेज में, ये जो स्प्लिटिंग हुआ था, जो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुआ था, ये मैंने डिफरेंट शेप की बना दिया। तो ये जो डिफरेंट शेप जो क्रोमोसोम का बनता है, तो इसको क्या बोला जाता है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, जो क्रोमोसोम इस तरह टूटेगा, जो इसका जो सेंट्रोमियर है अगर इस तरह टूटेगा और वी शेप्ड फॉर्मेशन होगा,
मतलब कि ये जो क्रोमेटिड है ये बिल्कुल सेम होके टूटेगा तो ये भी शेप करेगा, तो उसे मेटासेंट्रिक बोला जाता है। और सब सेंट्रिक ये होता है कि एल शेप फॉर्मेशन करता है। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो शॉर्ट हो जाता है और नीचे वाला पार्ट वो लॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल एल की तरह। जो एल की तरह दिखता है तो उसे सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। और एक्रोसेंट्रिक ये होता है कि जो उसका जो एक बाजू है, उसका जो एक साइड है वो वेरी शॉर्ट हो जाता है और दूसरा साइड वेरी लॉन्ग हो जाता है, जो कि जे शेप देखा जाता है, तो उसे एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। एंड टीलोसेंट्रिक मीन्स वो आई शेप फॉर्मेशन करेगा। तो हमने अभी तक पढ़ लिया प्रोफेज के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने मेटाफेज के बारे में पढ़ा, एनाफेज के बारे में पढ़ा, और अभी जो लास्ट फेज है टीलोफेज, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ये जो टीलोफेज में क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, वो कम्प्लीटली दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पोल में एक न्यूक्लियस होगा और दूसरी पोल में दूसरा न्यूक्लियस होगा। लेकिन अभी तक जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये जो पोल है हमने पढ़ा था कि उसमें 46 क्रोमोसोम रहता है। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम यहाँ पर रहता है और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम विथ 46 क्रोमेटिड। तो इसका जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो सारे के सारे डिसअपियर कर गए थे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब धीरे धीरे रीअपियर होना शुरू होंगे। तो क्या होता है ना, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे रीअपियर होना शुरू होते हैं, और धीरे धीरे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम में होने लगता है। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम जो है वो जो कंडेंस होके रहता था वो धीरे धीरे डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। और एक सिंगल सेल में, इन ए सिंगल सेल दो न्यूक्लियाई होता है। स्टेज में दो न्यूक्लियाई होता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स एंड डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। मीन्स ये जो टीलोफेज की बिगिनिंग में क्या होता है ना, जो कैरियोकाइनेसिस की जो फाइनल स्टेजेस होता है, जो टीलोफेज है, उसमें क्या होता है ना, क्रोमोसोम उसका जो रेस्पेक्टिव पोल्स है वहाँ पे पहुँच जाता है और धीरे धीरे डीकंडेंस होना भी शुरू हो जाता है, और वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी होता है वो भी धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कर देता है। और द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। तो यही सब हो जाता है। तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। जो हमने पढ़ लिया, जो दोनों सेपरेट हो जाता है वो बिल्कुल सेम होता है।
उसमें भी 46 क्रोमोसोम होता है और उसमें भी 46 क्रोमोसोम होता है। और ये होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल्स फॉर्मिंग द डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो है ये डॉटर न्यूक्लियाई है वो दोनों की दोनों सेम होता है और उसके जो पेरीफेरी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब आ जाता है, रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सारे के सारे रीफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है, माइटोटिक फेज में जो कैरियोकाइनेसिस है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो फेजेस है जो साइटोकाइनेसिस है, अभी तक हमारा न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, अभी तक हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ। तो टेलोफेज की बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में भी अलग होता है और एनिमल सेल में भी अलग होता है और प्लांट सेल में भी अलग होता है। एनिमल सेल में ये सेल डिवीजन, ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेल फोरो की फॉर्मेशन से होता है और प्लांट सेल में जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन में होता है। साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है इसकी मदद से। द एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ठीक नीचे माइक्रोफिलामेंट रहता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ठीक नीचे माइक्रोफिलामेंट रहता है। माइक्रोफिलामेंट्स रहता है वो जो साइटोस्केलेटन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये माइक्रोफिलामेंट रहता है। ये माइक्रोफिलामेंट धीरे धीरे क्या करता है ना, ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है उसे धीरे धीरे खींचता रहता है अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे ही बोला जाता है कि इन्वाजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी को ही सेल फ्यूरो भी बोला जाता है, सेल फ्यूरो। ये क्या करता है ना, सेल के अंदर की तरफ बढ़ जाता है, मीन्स ग्रोज इनवर्ड की तरफ ग्रोज हो जाता है। तो इसे सेंट्रीपिटल ग्रोथ भी बोलते हैं। इस ग्रोथ को सेंट्रीपिटल ग्रोथ बोला जाता है। ग्रोज इनवर्ड्स, तो उसे ग्रोज इनवर्ड, तो इसे सेंट्रीपिटल ग्रोथ बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ग्रोथ। तो फाइनली क्या होगा, ये जो पेरेंट सेल है ये इसका साइटोप्लाज्म भी डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन होके ये 2 डॉटर सेल दे देगा, जो कि अपनी जो पेरेंट सेल है जो बिल्कुल उसे ही क्लोन्स हो गए, बिल्कुल उस तरह ही हो गए, ये दो डॉटर सेल दे देगा। ये एनिमल सेल में होता है। तो प्लांट सेल में ये नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें जो सेल वॉल होता है और ये सेल वॉल इनस्ट्रेचेबल सेल वॉल होता है। तो इसलिए उसमें थोड़ा अलग तरह की जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होता है। ये जो प्लांट सेल है ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है
और उसमें जो टेलोफेज की एंड तक ये कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। और बट प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इस तरह की सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जैसे प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है तो थोड़ा अलग होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ा अलग होता है और प्लांट सेल में भी थोड़ा अलग होता है, इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, यही सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा ना, बीचों बीच कुछ मटेरियल सिंथेसिस करेगा। सेल जो साइटोप्लाज्म है उसे डिवाइड करने के लिए कुछ मटेरियल सिंथेसिस करेगा, जिसको कि बोला जाएगा फाग्मोप्लास्ट। फ्लाग्मोप्लास्ट बोला जाएगा। और यही फ्लाग्मोप्लास्ट क्या होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्जी बॉडी होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ, और इसमें थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिला होता है और माइक्रोफिलामेंट भी होता है। बट जो सबसे ज़्यादा जो है वो जो गोल्जी बॉडी होता है। और यही जो फ्लाग्मोप्लास्ट है ये धीरे धीरे जो प्लांट सेल में है, जो उससे प्लांट सेल में सेंट्रीपिटल जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रीपिटल ग्रोथ हो रहा था, और ये जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होगा। इसी को ही सेल प्लेट बोला जाता है। ये धीरे धीरे ये जो सेंटर है, सेंटर से आउटवर्डली ग्रोथ करेगा। ये क्या करेगा ना, ग्रोस आउटवर्डली ग्रोथ करेगा, और उससे सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट भी बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। और यही धीरे धीरे आके इसको छू जाएगा, और फाइनली जो प्लांट सेल है उसमें उसका जो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, उसका जो सेल वॉल है वो भी डिवीजन हो जाएगा। और यही सेल क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है ना, सेल इस तरह अटैच होके रहते हैं। ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, दोनों सेल के बीच में मिडिल लामेला होता है और यही दोनों सेल को अटैच करके रखता है। तो ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस के बारे में फुल डिटेल्स हो गया, जो एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, क्या नहीं होता है। तो ये देखिए, जो फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है। कुछ सेल में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखा जाता है, वो ये जो साइटोकाइनेसिस की वजह से ही देखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सब सेल में कंप्लीट होने के बाद, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है, ये जरूरी नहीं है कि सब सेल में होगा। कैरियोकाइनेसिस में सारे न्यूक्लियस का दुगना हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो अलग होता है। अगर वो नहीं अलग हो पाएगा तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखा जाता है। तो ये होगा कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच multinucleated condition arises and leading to the formation of सिनसाइटियम। ये जो कंडीशन है उसे सिनसाइटियम भी बोला जाता है। ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखा जाता है उसे सिनसाइटियम भी बोला जाता है।
और उसका एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो कि है लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। जो हम जो एंडोस्पर्म की पार्ट जो कोकोनट की जो पानी होता है उससे जो खाते हैं वही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट तो यही होता है कि जो पेरेंट सेल है जो डॉटर सेल फॉर्मेशन कराता है वो बिल्कुल क्लोन्स टू द पेरेंट सेल। द डॉटर सेल्स फॉर्मेड by mitotic cell division are clones to parent cell। ये बिल्कुल एक जैसे ही होता है जैसे पेरेंट सेल होता है। जो कैरेक्टर जो कुछ भी पेरेंट सेल में होता है वही जो डॉटर सेल है उसमें ही देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट है ग्रोथ। तो हमारा जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है कुछ समय ये देखा जाता है कि जो हमारा जो इंजरी लगता है, हमें कोई सा भी कट लगता है तो क्या होता है ना, वहीं पे माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और कुछ दिन के बाद वही जगह फिर से भर जाता है। तो ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। और उसके बाद और एक पॉइंट है, ये रिस्टोर करता है। फर्स्ट तो ये रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का रिस्टोर करता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो है, जो सेल जो सिंथेसिस कर लेता है, जो इंटरफेज में बहुत सारे चीज़ें सेल दुगना हो जाता है, उसका जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सब कुछ दुगना कर लेता है। उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो भी दुगना कर लेता है। और इस दौरान एक इनबैलेंस हो जाता है सेल में। जो उस माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद ये होता है कि जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की रेशियो है वो बैलेंस हो जाता है, जो रिस्टोर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, उसका जो साइज, उसका जो एरिया वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया था वो भी रिस्टोर हो जाता है। और लास्ट पॉइंट ये होता है कि सेल रिपेयर हो जाता है। सेल रिपेयर ये होता है कि the cell of the upper layer of epidermis, the cell of the lining of gut and the blood cells are being constantly replaced। जो हमारा एपिडर्मिस है, जो लाइनिंग ऑफ गॉट होता है, ब्लड सेल, ये कॉन्स्टेंटली रिपेयर होता है, रिप्लेस्ड होता है इस माइटोटिक सेल डिवीजन के वजह से। एंड माइटोटिक सेल डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट सेल होता है उसमें जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है, वो जो द एपिकल एंड लैटरल इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the apical and the lateral cambium results a continuous growth of plant। जो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो माइटोटिक सेल डिवीजन की मदद से वो भी जल्दी ग्रोथ कर लेता है। प्लांट का जो एक कंटिन्यूस ग्रोथ होता है वो भी माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। तो ये हम कंप्लीट कर लिए जो माइटोटिक सेल डिवीजन का हमारा जो सेल साइकिल का दोनों स्टेजेस हमने पढ़े थे। इंटरफेज वो जो पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, और ये जो
हमारा माइटोटिक सेल डिवीज़न है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और दूसरे जो वीडियो आएगा हमारा मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में कंप्लीट वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना ही।